चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हम लोग पुश करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट फाइंडिंग जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। तो इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का और भी काफ़ी सारे अलग अलग टर्म्स हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे समवन इज़ डूइंग जॉब, बराबर, समवन इज़ डूइंग जॉब, लेकिन उसको उस जॉब उसकी जितनी क्वालिफ़िकेशन है उसको उतनी सैलरी या उसको उस वो पोस्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, मजबूरी में जॉब कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट हो जाएगा। मतलब जॉब तो कर रहा है लेकिन उसको मिल रहे हैं, समझो 15K, और उसके जो स्किल्स हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस, वो बोल रहे हैं कि 40K होना चाहिए उसको सैलरी, लेकिन नहीं है उसको, उससे उस सूटेबल जॉब उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये भी पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक एट प्रेजेंट देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक इश्यू है, क्योंकि ये हर कंट्री फेस कर रही है ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इवन डेवलप जो कंट्रीज़ हैं वो भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या पॉपुलेशन तो कंटिन्यू बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, दो रीज़न है मेनली देखा जाए, दोनों कॉम्बिनेशन से पॉपुलेशन बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। तो जो पहले जो काम, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई पहले जो मशीन्स होती थी ट्रेडिशनल वे से, अब उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए समझो 10 वर्कर लगते थे। ठीक है, अब ऐसी मशीन आ रही है कि वो 2 वर्कर या 2 एम्प्लॉय ही उस मशीन को ऑपरेट करे रह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दो क्या, एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम ट्रेडिशनल वे देखेंगे, जो लोग काम है ना, दो दो सौ वर्कर मिलके करते थे, आज वो अकेले मशीन करे दे रही है, 5 लोग चाहिए ऑपरेट करने के लिए, अकेले मशीन करे दे रही है वो काम। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है कि एडवांस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे एआई से लोगों को देखो काफ़ी बड़ा ये रहा है कि एआई आने से, और देखा अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है एआई आने से। अब एआई में एनिमेशन, ग्राफिक्स और भी बहुत सारे डेटा निकालना हुआ, कुछ भी सॉल्यूशन निकालना हुआ, तो उसके लिए उतनी प्रोग्रामिंग, रॉ लेवल की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूरत नहीं, क्योंकि एआई से ही सारे, कितने सारे सॉल्यूशन एआई से होते आ रहे हैं। आप एनिमेशन, ग्राफिक, इवन म्यूज़िक तक कंपोज कर सकते हो आप, पूरा पूरा वीडियो बना सकते हो आप एआई से, शॉर्ट मूवी बना सकते हो एआई से। अब शॉर्ट मूवी एआई से बना ले रहे हो, अगर शॉर्ट मूवी बनानी होती वैसे ट्रेडिशनल वे से तो 50 लोग की टीम चाहिए होती है, और एआई से पूरा बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर बनाए दे रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यही है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ देखो, इकोनॉमिक डिवाइड द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेसनेस इनटू 2 pieces, वन दैट persists इन द लॉन्ग टर्म, द वन दैट ऑकर्स इन शॉर्ट रन। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट को हम देख सकते हैं। कहीं पर कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवरऑल उतनी जॉब्स है ही नहीं, उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, उतना प्रोडक्शन नहीं है उस कंट्री में, कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है। उस कंट्री का वो स्ट्रक्चर वैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही वैसा है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बाई मतलब क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इतनी डेवलप नहीं है उस कंट्री की, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि एक पॉइंट आता है जब रिसेशन पीरियड होता है ना, डिप्रेशन पीरियड होता है इकोनॉमिक का, तो वहाँ पर एक आध साल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लेकिन फिर राइज करने लगता है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट राइज करने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होने लगता है। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन होता रहता है, 2-3 साल में एक बार फ्लक्चुएट होगा, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा।
अब इस ये चैप्टर में 3 मेनली क्वेश्चन को बताया गया कि इस 3 क्वेश्चन को 3 जो इश्यूज़ इसको कैसे दूर करें इस पूरे चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हाउ डज़ द गवर्नमेंट मेजर द इकोनॉमिक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो गवर्नमेंट कैसे पता करे इकोनॉमिक मतलब रेट इकोनॉमिकली कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है उस कंट्री में। व्हाट प्रॉब्लम अराइज इन इंटरप्रेटिंग दिस डेटा, इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए उस मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ये पता चले कि रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है कितना, उसके बाद पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ पता कर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होने का वो जो भी डेटा है रेट का, जो भी रेट निकला हुआ है वो जो डेटा है उसकी प्रॉब्लम क्या है। हाउ लॉन्ग आर द अनएम्प्लॉयमेंट टिपिकली आउट ऑफ वर्क, तो कितने दिन तक ये कब तक रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और बेसिकली इसका सॉल्यूशन भी होते हैं कि उसके क्या सॉल्यूशन क्या मेज़र करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए डिस्कस वाई इकोनॉमिक्स ऑलवेज हैव सम अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ पॉलिसी मेकर कैन हेल्प अनएम्प्लॉयड। वी कंसीडर 4 एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 4 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, कि नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है नेचुरली, ठीक है। जैसे जॉब सर्च, मिनिमम वेज लॉज, यूनियन एंड एफिशिएंसी वेजेस, ठीक है ना। ये तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता करना है, रेट, रीज़न नहीं है, रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन का, और इकोनॉमिक अगर स्ट्रक्चर किसी कंट्री का ठीक नहीं है तो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर रेट पता करने के लिए बात हो रही है। अब रेट देखो, आपका जो बेसिकली कोर्स है वो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर रेट बढ़ना घटना, पॉपुलेशन, सैम्पल्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है पता करना। तो रेट पता करने के लिए जॉब सर्च, लोग कितने जॉब सर्च कर रहे हैं, मिनिमम वेज लॉस क्या है, ठीक है ना। मतलब मिनिमम वेज लॉस कैसे बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट के, अगर वेज लॉस बहुत कम है यानी लोग बहुत कम में भी तैयार हो गए काम करने के लिए। फिर यूनियन से पता चलता है, ये यूनियन ट्रेड यूनियंस होती हैं, वर्कर्स की यूनियन होती हैं, उससे पता चलेगा। और एफिशिएंसी वेजेस कितनी मिल रही है, अगर एफिशिएंसी वेजेस कम मिल रही है, एफिशिएंसी इतनी है, इतनी स्किल्स है लेकिन वेजेस कम मिल रही है, तो वहाँ से पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कि लोग कम में भी काम करने को तैयार हैं इसे। सो लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट अराइव फ्रॉम ए सिंगल कॉज, लेकिन जो लॉन्ग रन है वो सिंगल रीज़न की वजह से नहीं, यही जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। Instead reflect a variety of related forces. As a result, there is no easy recipe of policymaker to reduce the natural rate of unemployment, alleviate the hardship of unemployed, but the study of unemployment clarify the available options and the trade of the policymaker face. Identify the unemployment meaning. How is unemployment measures, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे पता किया जाता है, मेनली इस हेडिंग का मतलब ये हुआ। So in the United States, measuring unemployment is the job of Bureau of Labor Statistics, a part of Department of Labor. Every month, BLS produce data on unemployment and other aspect of labor market, including types of employment, length of the average, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, इन यूएस एक एजेंसी है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, यूएस की बात करेंगे, से पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। एवरी मंथ द बीएलएस प्रोड्यूस डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, एवरी मंथ द बीएलएस प्रोड्यूस डेटा ऑन, तो एवरी मंथ प्रोड्यूस करता है वो डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर मार्केट इंक्लूड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेंथ ऑफ एवरेज वर्क वीक, ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा डेटा वहाँ से निकलता है। तो दिस डेटा कम फ्रॉम सर्वे ऑफ अबाउट 60,000 हाउस होल्ड। तो सर्वे किया, अब ये उनके पास ये डेटा का, ये सेकेंडरी डेटा है ना। अगर हमें बीएलएस से डेटा मिल रहा है, 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी। हम किसी एजेंसी से डेटा ले रहे हैं तो सेकेंडरी हो गया,
उस एजेंसी के पास कहाँ से आया डेटा, प्राइमरी डेटा, उसने डायरेक्ट सर्वे करवाया होगा तो वहाँ से आया होगा। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जो सर्वे के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लेस ईच एडल्ट 16 एंड ओल्डर इन सर्वेड हाउस होल्ड इंटू द 3 कैटेगरीज। जो डेटा सर्वे क्या किया जाता है, 3 कैटेगरी में किया जाता है, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एंड लेबर। तो जो भी एम्प्लॉयड हो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितनी सैलरी मिल रही है उनको, किस उस स्किल के हिसाब से उसको कितनी सैलरी मिल रही, कम मिल रही, ज़्यादा मिल रही, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। जिसके बाद जॉब है लेकिन फिर भी टेम्पररी एब्सेंट है, वैकेशन में गए हैं, बीमार हैं, बैड वेदर है, तो कुछ भी ऐसे रीज़न है तो वो जॉब में क्यों नहीं जा रहे, बट दे आर एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर शॉर्ट टाइम। अनएम्प्लॉयड का तो वही हो गया कि कितने लोग काम पे भी, दोज वर नॉट एम्प्लॉयड वर अवेलेबल फॉर वर्क एंड हैड ट्राई टू फाइंड। मतलब अनएम्प्लॉयड को तुम ये नहीं कह सकते हो कि अगर काम अवेलेबल है और कोई काम नहीं करना चाह रहा तो अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ वो है। काम अवेलेबल है बट इज नॉट रेडी टू वर्क, दैट वर्क इज नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। What is not in labor force in this category includes those who fit into the neither of the first two categories such as full time student homework। तो पार्ट टाइम वाला हो गया है, फुल टाइम स्टूडेंट हो गया, होम मेकर, रिटायर्स कैटेगरी इंक्लूड दोज हु फिट इनटू नेदर ऑफ फर्स्ट टू कैटेगरीज। हाँ, सॉरी, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये है कि जो भाई एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो किस एज ग्रुप के लिए होता है, 16 एंड अबव हो गया। ठीक है ना, तो उन लोगों का हम डेटा लेंगे। ओके। अब जो ऑलरेडी फुल टाइम स्टूडेंट है वो तो उनका तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दे स्टडिंग और फुल टाइम कर रहे हैं स्टडी वो। हाँ, पार्ट टाइम कर रहे होते और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयड कह सकते थे, बट दे स्टडिंग फुल टाइम। होम मेकर है, कोई हाउस वाइफ होम मेकर है तो ऑलरेडी वो होम मेकर है तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अब कोई काम करके रिटायर हो गया 65 अबव, 60 अबव, तो वो ठीक है, उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। वो एज हर कंट्री का होता है 62, 63, तो उसके बाद उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा पढ़ लेना। यूएस का ही डेटा है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड ज़्यादा नहीं है वैसे, यूएस का अगर डेटा है ये तो बहुत कम है। नॉट इन लेबर फॉर मतलब दे आर नॉट राइट नो, दे आर नॉट एलिजिबल टू बी एम्प्लॉयड, क्योंकि फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं या फिर वो जो रिटायर्स हैं, और एक बात होगी। तो रेशियो लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी लोग अब एज ग्रुप देखेंगे तो 16 बिलो कितने लोग होते हैं, 16। अब देखो 22 वाले एज, अब 16 बिलो के ही मत देखो, सिर्फ एज मत पकड़ो। होता क्या है कि 22 एज में भी लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर स्टडी, द मास्टर एंड ऑल। तो 16 का ही मत देखो। अगर 22 वाला एज वाला है बट ही इज़ स्टडिंग, इज़ ए फुल टाइम स्टूडेंट, तो फिर आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हो, ही इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाला जाता है। लेबर फोर्स मतलब जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, वो वाला कैटेगरी का नहीं लेंगे जो अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं। मतलब एलिजिबल से मतलब यही हुआ कि अभी वो फुल टाइम स्टूडेंट है, वो रिटायर्ड है, उनका वो ये नहीं लेंगे, डेटा यहाँ नहीं लेंगे। वही डेटा लेंगे लेबर फोर्स में कितने लोग को जॉब लग गई, जितने बाकी लोग ढूंढ रहे हैं जॉब, जॉब ही नहीं लग रही, तो टोटल लेबर फोर्स होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाँ, नीचे लेबर फोर्स मतलब टोटल पॉपुलेशन एक तरफ डाल दिया जो हु इज़ रेडी टू वर्क, एंड ऊपर ओनली अनएम्प्लॉयड इंटू 100 कर दो, जैसे नॉर्मल करते हैं ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नीचे नीचे क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, इंटू 100 ऐसे। वैसे नीचे लेबर फोर्स डिनोमिनेटर में, ऊपर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंटू 100 कर दो। लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेशन में है तो ऊपर लेबर फॉर, नीचे एडल्ट पॉपुलेशन इंटू 100, टोटल पॉपुलेशन नीचे, ऊपर लेबर जितने लोग काम करने को तैयार है इंटू 100। तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा आ जाएगा रेट कि 35% पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स का, बट उस पर अनएम्प्लॉयड कितने हैं वो एक अलग बात है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द विलेज यूज द सेम सर्वे टू प्रोड्यूस द डेटा ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेजर द परसेंटेज ऑफ टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ यूएस दैट इन द लेबर फोर्स. तो ये लेबर फोर्स का देखो आ गया कि दिस आर एम्प्लॉयड एंड दिस आर अनएम्प्लॉयड. ये लेबर फोर्स इतने मिलियन हो गया, ठीक है, मिलाकर. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लेना फिर, ठीक है. 6.3 ऊपर लिखो अनएम्प्लॉयड, नीचे लिखो टोटल लेबर फोर्स, डिवाइड में टोटल लेबर फोर्स इंटू 100 कर दो. 3.9% ही अनएम्प्लॉयमेंट है. इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, बिकॉज द एडल्ट पॉपुलेशन वॉज दिस मच, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वॉज 61.9%. ठीक है. बाकी लोग स्टूडेंट्स हैं या रिटायर्ड हैं, या ऐसे मान सकते हो. तो टोटल पॉपुलेशन जो भी है एडल्ट की, एडल्ट की पॉपुलेशन नहीं, छोटे बच्चों की नहीं ले रहे, सुन लो, एडल्ट की पॉपुलेशन. और वो स्टडी कर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे उसे. मतलब कोई जैसे मैंने कहा 22 एज ज़रूर है, एडल्ट ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है. अगर वो फुल टाइम जॉब कर, सॉरी फुल टाइम वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड में नहीं लेंगे, उसे टोटल लेबर फोर्स में लेंगे. तो ये डेटा दिया हुआ, डेटा पढ़ लेना. ठीक है. सो वुमेन का यहाँ पर रोल दिया हुआ है, लेबर फोर्स पार्टी में वुमेन एंड मेन इन यूएस इकोनॉमी. तो ये देख लेना, और डेटा ही दिया हुआ है, ईजी है, पढ़ लेना. यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन किस तरह बढ़ता जा रहा है, ये डेटा दिया हुआ है, पढ़ लेना ये, ठीक है ना. मेन वुमेन का देखो इसे बढ़ता जा रहा है, मेन का घटता जा रहा है, वुमेन वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है इकोनॉमी. लेकिन मेन का क्यों घट रहा है, ये नहीं घटना चाहिए, फ़ायदा क्या फिर, है ना. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर व्हाट वी वांट इट टू मेजर. कि किस तरीके से उसको हम मेज़र करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, ठीक है. तो यहाँ पर दिया हुआ है लेबर, देखो है ना, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, कि अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, उनको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो भी वो एक तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे यू अनएम्प्लॉयड 1, U2, U3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है. तो ये मेनली पढ़ना है आपको टेबल में. तो U1 में क्या था, पर्सन अनएम्प्लॉयड 15 वीक्स और लॉन्गर एज ए परसेंट ऑफ ए सिविलियन लेबर फोर्स. 15 वीक से ज़्यादा अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम U1 कैटेगरी, अनएम्प्लॉयड में रखेंगे U1 कैटेगरी में. U2 जॉब जिसकी चली गई, या टेम्परेरी जॉब्स है इसकी, कब ख़त्म हो गई टेम्परेरी जॉब, तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा वो, ठीक है. फिर U3 में देखो, टोटल अनएम्प्लॉयड एज ए परसेंट ऑफ सिविलियन लेबर फोर्स. ये टोटल अनएम्प्लॉयड लोग हो गए, परसेंट ऑफ से जितने भी लेबर फोर्स है उसमें से अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, U3 में आ जाएगा. U4 टोटल अनएम्प्लॉयड प्लस डिस्करेज वर्कर एज परसेंट ऑफ द सिविलियन लेबर फोर्स प्लस डिस्करेज वर्कर. ऐसे वर्कर जिनको डिस्करेज, मतलब उनको सही सैलरी, जॉब तो है लेकिन उनको सैलरी उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, उनके स्किल्स के हिसाब से. अब यू फाइंड द टोटल अनएम्प्लॉयड प्लस ऑल मार्जिनल अटैच वर्कर एज ए परसेंट ऑफ द सिविलियन लेबर प्लस ऑल मार्जिनली अटैच वर्कर. फिर यूसिंग देखो, टोटल अनएम्प्लॉयड प्लस ऑल मार्जिनली अटैच वर्कर प्लस टोटल एम्प्लॉयड पार्ट टाइम इकोनॉमिक रीजन एज परसेंट ऑफ द सिविलियन लेबर फोर्स प्लस ऑल मार्जिनली अटैच्ड वर्कर.
मार्टिनली देखो, मार्जिनली अटैच वर्क का मतलब क्या होता है? पीपल नेदर वर्किंग नॉट लुकिंग फॉर वर्क बट इंडिकेट दैट आर दे वांट एंड आर अवेलेबल फॉर जॉब हैव लुक फॉर वर्क समटाइम इन द रिसेंट पास्ट। तो जो मार्जिनली अटैच वर्कर उस कैटेगरी में डालते हैं जो ना तो वो काम कर रहे हैं ना ही वो काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ वो अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट सर्चिंग जॉब एंड नॉट डूइंग जॉब। तो ये U5 U6 में है। और डिस्करेज वर्कर मार्जिन अटैच वर्कर हुआ है गिवन ए जॉब मार्केट रिलेटेड रीजन फॉर नॉट करेंटली लुकिंग फॉर ए जॉब। अच्छा, डिस्करेज वर्कर वो होते हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है किसी रीज़न से, मतलब वही जॉब जॉब मार्केट रिलेटेड रीज़न का वही मतलब, वो हु हैड गिवन जॉब मार्केट रिलेटेड, मतलब उनके सही मार्केट में सही वैल्यू नहीं मिल रही है, ये है। ठीक है, ठीक है। पर्सन एम्प्लॉयड पार्ट टाइम फॉर इकोनॉमिक रीजन फॉर दोज हु वांट टू आर अवेलेबल फॉर फुल टाइम वर्क बट हैव हैड नो सेटल पार्ट टाइम शेड्यूल हैव हैड टू सेटल फॉर। ठीक है, तो फुल टाइम के लिए अवेलेबल तो है वो, लेकिन उनको पार्ट टाइम ही काम मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा फुल टाइम, क्या करें? तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाती हैं। हाउ लॉन्ग आर दे अनएम्प्लॉयड विदाउट वर्क? बिना काम के कब तक के रह सकते हो? सर्वाइवल कब तक रह सकता है? So in judging how serious problem of unemployment is, one question considers whether unemployment is typically a short term or long term condition. If unemployment is a short term, one might conclude that it is not a big problem. ठीक है, worker may require a few weeks between jobs to find opening and the best suit their taste and skills. Yet if unemployment is long term, one might conclude it's serious indeed, right? Worker unemployed for many months are more likely to suffer economic and psychological hardship. ज़्यादा दिन तक क्या अनएम्प्लॉयड रहेगा तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज तो होंगे ही, सर्वाइवल इश्यूज हो जाएगा। ठीक है ना? सो यहाँ पे हेडिंग में देखो दिया हुआ ब्लैक, इसमें मोस्ट स्पेल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर शॉर्ट, मोस्टली शॉर्ट होते हैं बट मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्व दैट एनी गिवन टाइम इज लॉन्ग टर्म। फिर भी बहुत ही जो अनएम्प्लॉयमेंट को ऑब्जर्वेशन किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन होता है वो। तो सी जिसमें इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको जॉब नहीं लग रही है तो यही सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है ना? यस, पार्ट टाइम जॉब लग रही है, थोड़े दिन के लिए जॉब लग रही है, सारे अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाएंगे। तो उस हिसाब से ऐसे दिखने में लग रहा है कि वो शॉर्ट टाइम है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए चला जाता है ओवरऑल। तो ये पढ़ लेने पर डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, बस एक डेटा पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो जॉब्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देता है तो जॉब कितनी अवेलेबल है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ये भी बताता है। ठीक है, तो ये भी सब डेटा दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी जॉब अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वाई आर देयर ऑलवेज सम पीपल हमेशा ही कुछ लोग हैं हमेशा ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा। अब ये भी हम लोग यूएसए डेटा की बात कर रहे हैं, तो इतना कम डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन है 6 पॉइंट कुछ परसेंट है ना अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन है। सो अब ये ऐसा क्यों है? कुछ लोग फिर भी अनएम्प्लॉयड क्यों रह जाते हैं? द ड्यूरेशन, ठीक है, लेट्स गो बैक टू सप्लाई एंड डिमांड। इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट एज इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 4, द गुड्स being sold are all same. Price adjusts to bring the quantity supplied and the quantity demanded into balance for some purpose. This model can be applied लेबर। जिस तरह हम लोग डिमांड और सप्लाई में देख रहे थे कि किस तरह एक पॉइंट में आके एक रेट तय हो जाता है बेचने का, डिमांड होती है ज़्यादा, फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, रेट बढ़ जाता है, फिर रेट बढ़ने से डिमांड फिर कम हो जाती है। तो इस तरीके से अपोजिट फोर्सेस से एक रेट तय हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इसी यही चीज़ है
कि कोई जॉब के लिए जब ज़्यादा लोग अवेलेबल हो जाते हैं वो जॉब फिर कम हो जाती है, ठीक है। कोई डिमांड है जॉब की तो जॉब के लिए वो लोग ज़्यादा ज़्यादा जॉब, मतलब कोई जॉब की डिमांड हुई समझो, उस जॉब के लिए लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया एक साथ, क्योंकि वो जॉब अभी फ़िलहाल ट्रेंड में है, ठीक है। तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो जॉब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फिर वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो लोग बच जाएंगे, क्योंकि जॉब फिर इतनी कुछ जब ओवर लेबर फोर्स एक ही जॉब के लिए लग जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ अनएम्प्लॉयड होती रहती है, एक इक्विलिब्रियम में आके सेट हो जाता है, फिर कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसीलिए इन दिस वर्ल्ड कुछ वर्कर हमेशा जॉबलेस रहते ही रहते हैं, ये दिया हुआ लाइन देखो, ठीक है। Previously this coming there are four explanations of employment. The first emphasize the worker and jobs are diverse, so it take time for worker to find the job, क्योंकि वर्कर्स कहीं और हैं, जॉब कहीं और अवेलेबल है, तो वर्कर को थोड़ा टाइम लगता है जॉब को ढूंढने में। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम such process is called frictional unemployment and is often thought to explain relatively short spell of unemployment. तो वो एक छोटे जब तक वो जॉब नहीं ढूंढ रहा है, उसके बेस्ट जगह नहीं मिल रही है, वहाँ तक के लिए एक शॉर्ट स्पेल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो, क्योंकि वो अभी जॉब कहीं और है और वर्कर कहीं और है, तो फ़िलहाल के लिए वो जॉब लेते हैं, लेकिन वो एक बार वो ढूंढ लेगा जॉब तो तब वो एम्प्लॉयड हो जाएगा, तब तक के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, जब तक उसको जॉब है कहीं और है, डाइवर्स है, ठीक है। तो वहाँ पर फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है कि द नेक्स्ट थ्री एक्सप्लेनेशन हैव ए कॉमन थीम। क्या कॉमन थीम है, नया जो दूसरे जो एक्सप्लेनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज व्हेन इन सम लेबर मार्केट द नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल इज लेस दैन द नंबर ऑफ पीपल। सीधी बात है, जॉब कम है। इन एन आइडियल मार्केट लेबर मार्केट नेवर ऑकर बिकॉज वेजेस इक्विलिब्रियम सप्लाई। एक आइडियल लेबर एक अजम्पशन है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो वेजेस इक्विलिब्रेट सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, वो इक्विलिब्रेट मतलब इक्विलिब्रियम में होती है, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड जितनी सप्लाई, वो हिसाब से। तो वो एक आइडियल लेबर मार्केट मानी जाती है, ये assumption है, क्योंकि आइडियल लेबर मार्केट तो अवेलेबल है नहीं, हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। पर सम टाइम वेजेस आर स्टक अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल, द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड। कभी कभार क्या होता है कि लेबर की सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है डिमांड, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कॉल्ड स्ट्रक्चरल। तो वहाँ पर ये तो मेन है, स्ट्रक्चरल यही मेन है, मेन यही है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मेन है देखा जाए तो। ये हर जगह राइस है, हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पर जब जॉब, वही बात हो रही है यहाँ पर कि द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड एक्सीड, लेबर सप्लाई ज़्यादा हुई जा रही है और डिमांड क्या है, कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ होना ही होना है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टमेटिक तरीके से होता है। फिर जॉब सर्च मतलब जॉब आप ढूंढ रहे हो, तो जॉब ढूंढ रहे हो तो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जॉब ढूंढ रहे हो ना, यू आर नॉट गेटिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन योर स्किल्स। वाई सम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल। अब फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जॉब अवेलेबल है बट वर्कर भी अवेलेबल है, पर कि कहीं वो डाइवर्स हैं दोनों, वो कहीं जॉब कहीं है, वर्कर कहीं है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो द लेबर मार्केट इज इन कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चर्न एज फ्रॉम एक्सपीरियंस राइजिंग and falling fortune their demand and labor shifts, resulting in fractional unemployment. For example, when consumer decide they prefer cars from Tesla over those from Ford, तो टेस्ला इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्ड लेज ऑफ वर्कर। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए डिमांड ज़्यादा है तो टेस्ला की डिमांड ज़्यादा है, फोर्ड की कम है तो फोर्ड की डिमांड कम है तो फोर्ड कंपनी तो वहाँ ले ऑफ कर देगी, वर्कर को हटा देगी, मतलब थोड़ी से कम करने लगेगी। तो द फार्मर फोर्ड वर्कर मस्ट नॉन लिग न्यू जॉब। तो जो फोर्ड से निकले वो नई जॉब ढूंढेंगे, वो नई जॉब कहाँ जाएंगे, टेस्ला के लिए जाएंगे। सो हायर टू फिल इट्स वैकेंसी, द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिशन इज ए पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सम वर्कर। तो ये जो पीरियड हुआ है वो एक तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ उस पीरियड के लिए, कि एक जगह जॉब छोड़ी दूसरी जगह ढूंढ रहे हो आप।
सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट कैन राइज वन रीजन वाइल इट फॉल इन अनदर। कहीं पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जैसे टेस्ला में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर फोर्ड में एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कंसीडर व्हाट हैपेन व्हेन द प्राइस ऑफ ऑयल डिक्लाइन वर्ल्ड मार्केट, ऑयल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इन टेक्सास एंड नॉर्थ डकोटा। ठीक है, तो यही चीज़ जो मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट कैन राइज इन वन रीजन, कि कहीं पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कहीं पर ऑयल प्रोड्यूसिंग फार्म इन टेक्सास एंड नॉर्थ डकोटा रिस्पॉन्ड द लोअर प्राइस बाय कटिंग बैक प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट। मीनवाइल चीपर गैस लाइन्स पर कार सेल एंड ऑटो प्रोड्यूसिंग फार्म and we expand the production employment, the opposite happen when the price of oil rises, change in the composition demand। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि कहीं पर किसी मार्केट में किसी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, किसी और सिटी में किसी रीज़न से डिमांड क्या हो रही, कम हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न भी चेंज होता है जब, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, जैसे कि इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से मंगवाए ले रहे हो आप। तो इम्पोर्ट मतलब हमारी कंट्री, उसकी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट हुआ, हमारी कंट्री के लिए तो इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि हम इम्पोर्ट मतलब अपने कंट्री सोचना है, हमने इम्पोर्ट किया। तो वो जो बनाने के लिए लेबर लगा तो वो तो हमने अपने कंट्री पे नहीं लगाया ना, वो तो दूसरी कंट्री लगाया। उसका छोड़, हम अपनी कंट्री की बात करें, हमने रेडीमेड चीज़ मंगवा ली, तो यहाँ के लिए प्रोडक्शन के लिए गैप हो गया, क्योंकि बनी बनाई चीज़ हमने बाहर से मंगवा ली। तो यही हो गया आपका क्या, इम्पोर्ट। हाँ, एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इनएविटेबल मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑलवेज चेंजिंग। फॉर एग्जांपल इन द यूएस इकोनॉमी 2010-2020 एम्प्लॉयमेंट फेल बाय दिस, इन न्यूज़पेपर बुक पब्लिशिंग में इतना, होटल इंडस्ट्री में इतना। ड्यूरिंग द सेम पीरियड एम्प्लॉयमेंट रोज बाय दिस मच इन मैन्युफैक्चरिंग वन। तो कहीं पर एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पर बढ़ रहा है तो कहीं पर किसी वजह से घट रहा है। जैसे टेस्ला और फोर्ड का बताया था कि भाई फोर्ड का घट गया, तो हम बोलेंगे अरे यार अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नहीं, टेस्ला का बढ़ भी तो गया टेस्ला कंपनी में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ओके।